हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश कुमार गुप्ता। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अबाउट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग या ऐसा चैनल, एक पार्ट चैनल जो इन्वॉल्व रहता है एक मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच लिंक के रूप में। ठीक है। ये क्या करता है? जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है उसे कंज्यूमर तक अवेलेबल कराता है। ठीक है। मार्केटिंग चैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आइए फिर से एक बार जान लेते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इसका कुछ पार्ट बाकी रह गया था। Marketing channels and distributions are set of interdependent organizations involved in the process of making the product or service available for use or consumption. They are set of pathways a product or service follow after production. ठीक है। ऐसा पाथवे जो एक प्रोडक्ट बनने के बाद जब वहाँ से निकल जाता है, मैन्युफैक्चरर के पास से कोई भी प्रोडक्ट निकल जाता है, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट किस किस पाथवे से होकर गुजरता है, किन किन लोगों तक वो पहुंचता है, और फिर आगे कैसे उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर कंज्यूमर। ठीक है। इस तरह से जो चेन चलता आता है उसी को हमने क्या कहा है? चेन का नाम दिया है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ चैनल्स। डिसीजंस अबाउट द मार्केटिंग चैनल्स आर अमंग द मोस्ट क्रिटिकल मैनेजमेंट डिसीजंस। ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी चैनल्स होते हैं, ठीक है, ये किस तरह से काम करते हैं? प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं। ठीक है। उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसका सही गलत, एडवांटेज डिसएडवांटेज लोगों को अच्छे तरीके से बताते हैं ताकि लोग उस प्रोडक्ट को खरीद सकें। ठीक है। तो ये एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है किसी भी मार्केटिंग चैनल के लिए, किस तरह से अपने मार्केटिंग मतलब कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो सेट करें। दे जस्ट नॉट सर्व मार्केट, दे मेक मार्केट। ठीक है। ये सिर्फ मार्केट को सर्व नहीं करते हैं, ये मार्केट बनाते हैं। ठीक है। ये कहावत है, दे जस्ट नॉट सर्व मार्केट, दे मेक मार्केट। चैनल चूजन आफ्टर अफेक्ट्स ऑल अदर मार्केटिंग डिसीजंस। ठीक है। जो भी चैनल के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, जो भी चैनल का रोल रहता है उस प्रोडक्ट को लेके, वही क्या करता है? मार्केटिंग डिसीजंस को अफेक्ट करता है। ठीक है। फर्म सेल डिपेंड्स अपॉन ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन ऑफ डीलर्स। फर्म की जो सेल होती है वो किस पे डिपेंड करती है? किस तरह से हमने अपने डीलर्स को ट्रेनिंग दी है और कितना हम उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस बात पे वो डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल लेवल्स के बारे में। ठीक है। हमने इसमें क्या पढ़ा था? हमने इसमें पढ़ा था इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या आता है? 0 लेवल आता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? 1 लेवल आता है। उसके बाद क्या आता है? 2 लेवल चैनल आता है। और उसके बाद क्या आता है? 3 लेवल चैनल आता है। 0 लेवल चैनल में मैंने क्या बताया था? 0 लेवल चैनल में मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है। 1 लेवल चैनल में क्या होता है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर बनाता है उस प्रोडक्ट को, फिर वो डायरेक्ट सप्लाई करता है रिटेलर को, और फिर कंज्यूमर के पास वो सामान पहुंच जाता है। 1 लेवल का एग्जांपल आप देख सकते हैं आजकल के जो मॉल्स हैं। ठीक है। मॉल क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को उठा रहे हैं और उसे कंज्यूमर तक प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या हो गया? 1 लेवल, मतलब कि उसमें केवल एक पर्सन इन्वॉल्व है जो कि है रिटेलर। नेक्स्ट आता है सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल में क्या है? इसमें मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट बनाता है वो आता है होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद जाता है वो रिटेलर के पास, रिटेलर के पास बाद जाता है वो कंज्यूमर के पास। ठीक है। इस तरह से एक चेन चलती आती है जिसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो गए? 2 लोग इन्वॉल्व हो गए, होलसेलर और रिटेलर। ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है 2 लेवल चैनल। 3 लेवल चैनल में क्या होता है? आखिरकार होलसेलर आता है, फिर जो आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट, फिर आता है रिटेलर। इसलिए इसको क्या कहा गया है? 3 लेवल चैनल्स। ठीक है। इसमें भी क्या होता है? मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट निकल के फिर कंज्यूमर तक वो पहुंच जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरमीडिएट्स किसको कहते हैं? इंटरमीडिएट्स या इंटरमीडिएरीज क्या हैं? वो मिडिल मैन्स हैं जो इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं या फिर डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है। और क्या होता है? ये इसी में प्रॉफिट भी कमाते हैं। जो मिडिल मैन्स होते हैं
जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया भी था कि मैन्युफैक्चरर से कुछ दाम लेके वो प्रोडक्ट निकला, जैसे 10 रुपये लेके निकला, तो फिर उस पर जो होलसेलर रहेगा वो उसे बेचेगा 12 रुपये में, उसे 2 रुपये का फायदा होगा। उसके बाद वो फिर उसे नेक्स्ट अगर वो रिटेलर को देगा तो रिटेलर उस पर 5 रुपये का प्रॉफिट लेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे जो भी प्रॉफिट है वो अपना उस पर रखते जाते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज के बारे में मैंने बताया था, तो इसमें आता है सबसे पहले मर्चेंट मिडिलमैन, जो कि होते हैं होलसेलर और रिटेलर्स। और क्या थे, एजेंट्स थे, जिसमें आते हैं ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स, सेलिंग एजेंट्स, फैक्टर्स, क्लियरिंग एजेंट्स और ऑक्शनर। मैंने इसको और डिटेल में बताया था, मैंने एक चार्ट भी बनाया था, उस चार्ट पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे वो चार्ट मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस चार्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब मैंने फिर बात की थी होल सेलर्स के बारे में कि होल सेलर्स आखिरकार क्या होते हैं। होल सेलर्स क्या करते हैं, सबसे पहले उनका फंक्शन होता है कि लोग सामान को एक जगह पर इकट्ठा कर लेना। ठीक है, असेंबलिंग एंड बाइंग, मतलब सामान जब एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट है कहीं दूर बन रहा है, मान लीजिए गुजरात में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और गोरखपुर में उस सामान की ज़रूरत है, तो यहाँ के जो होलसेलर रहेंगे वो वहाँ से सामान मंगा के अपने यहाँ स्टॉक कर लेंगे। ठीक है, असेंबल कर लेंगे। असेंबल मतलब क्या होता है, जुटा लेना। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसे धीरे 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 जो रिटेलर्स हैं उनको देते रहेंगे। ठीक है, और खरीदारी भी सबसे पहला खरीदारी जो मैन्युफैक्चरर से करते हैं, कौन करते हैं, यही करते हैं। ठीक है, तो असेंबलिंग एंड बाइंग। दूसरा था वेयर हाउसिंग, मतलब कि स्टोर करना। तीसरा ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, माल मंगाना। फाइनेंसिंग, रिस्क बियरिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग एंड पैकेजिंग, डिस्पर्सिंग एंड सेलिंग, प्रोवाइडिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि मार्केट का इंफॉर्मेशन यही देते हैं। अगर कोई सामान बिक रहा है उनके यहाँ तो वो उस सामान को रखेंगे, मैन्युफैक्चरर से मंगाएंगे, नहीं तो वो नहीं मंगाएंगे। इससे मैन्युफैक्चरर को क्या डिटेल मिलेगी कि उसका सामान मार्केट में नहीं चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं सर्विस ऑफ होलसेलर्स पे। सर्विस टू मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स को ये क्या सर्विस देता है, इकोनॉमिक ऑफ सेल देता है, सेविंग इन टाइम एंड ट्रबल, बेटर यूज ऑफ कैपिटल प्रोवाइड करता है और प्राइस स्टेबलाइजेशन। दूसरा क्या था, सर्विसेज टू रिटेलर्स क्या देता है ये, सेविंग इन कॉस्ट एंड टाइम, इकोनॉमी इन ट्रांसपोर्ट एंड पैकिंग, बेटर यूज ऑफ लिमिटेड फैक्टर्स और एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ होलसेलर्स। मैंने ये भी बताया था फुल फंक्शन और ड्रॉप शिपर के बारे में बताया था। तो फुल फंक्शन क्या होते हैं, फुल फंक्शन वो होलसेलर्स होते हैं जो सामान को अपने यहाँ मंगाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा उसे स्टोर करते हैं, असेंबल करते हैं, पैकिंग कराते हैं उसकी। ठीक है, जो भी रिस्क है उससे रिलेटेड वो वहीं के ऊपर रहता है। उसके बाद जो रिटेलर होता है वो क्या करता है, उनके यहाँ से आता है और जो भी उसे कम सामान ले जाना रहता है वो उनके यहाँ से ले जाता है और तुरंत कैश पेमेंट करता है। उसे ही क्या कहते हैं, फुल फंक्शन होलसेलर। दूसरा मैंने बताया था ड्रॉप शिपर के बारे में, सॉरी कन्वर्टर मैंने नहीं बताया था, हाँ, लेकिन ड्रॉप शिपर मैंने बताया था। ड्रॉप शिपर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, थर्ड पार्टी से किसी भी सामान को उठाते हैं और उसे डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं, कुछ प्रॉफिट उस पर अपना रख के। ठीक है, लेकिन ये खुद अपने यहाँ स्टोर नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, थर्ड पार्टी से मंगवा के और फिर उसे कस्टमर तक प्रोवाइड कराते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम रिटेलर्स पे। ठीक है, हमने यहीं तक पढ़ा था अभी तक होलसेलर्स तक, अब हम आते हैं रिटेलर्स तक। रिटेलर्स क्या होते हैं, रिटेलिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर पर्सनल और नॉन पर्सनल यूज। ठीक है, अब अगर कंज्यूमर को कोई भी सामान लेना है तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, अगर आपको कोई चीनी लेना है, ठीक है, या राशन का कोई सामान लेना है, आप कहाँ पे जाओगे, राशन की दुकान पे जाओगे, महाजन की दुकान पे जाओगे। ठीक है, तो क्या होगा, वो बल्क में नहीं, बल्कि मान लीजिए कि अगर आपको बोरा का बोरा चीनी नहीं खरीदना है, 1 किलो चीनी या 2 किलो चीनी लेना है, तो आप मोस्टली रिटेलर्स के यहाँ जाओगे। लेकिन अगर आपको बोरे की चीनी लेनी है या फिर ज़्यादा बल्क में लेना है तो फिर आप होलसेलर के यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो रिटेलर्स क्या होगा, जो थोड़े थोड़े सामान को कंज्यूमर्स तक, मतलब कि कम सामान ही कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है,
और होलसेलर बल्क में सामान को प्रोवाइड कराते हैं। अब आते हैं इनके फंक्शंस के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इनके फंक्शंस में सबसे पहले आ जाएगा बाइंग एंड असेंबलिंग, इनका भी आ जाएगा क्योंकि ये भी क्या करते हैं, होलसेलर के यहाँ से खरीद कर अपने यहाँ स्टॉक करते हैं, ठीक है, अपने यहाँ जुटाते हैं। दूसरा हो गया वेयर हाउसिंग, तीसरा हो गया सेलिंग, ठीक है, वेयर हाउसिंग अपने यहाँ स्टोर करते हैं उस चीज़ को। तीसरा सेलिंग मतलब ग्राहक को बेचने का भी ये काम करते हैं सामान, ठीक है, ग्राहक को सामान ये बेचते हैं, कौन, रिटेलर्स। ग्रेडिंग एंड पैकिंग इनके यहाँ हो सकता है, फाइनेंसिंग और एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग मतलब जैसे कि उनके यहाँ कोई भी सामान बिक रहा है तो उसका वो बैनर लगवा सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ ये सामान उपलब्ध है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट हो गया कि भाई अगर किसी को भी कोई सामान बाजार में नहीं मिल रहा है और कोई स्पेसिफिक दुकान है जिसके यहाँ ये सामान मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपने यहाँ लिखवा देगा कि हमारे यहाँ ये चीज़ उपलब्ध है इतने रेट में, ठीक है। तो इस तरह से उसका एडवर्टाइजमेंट होता है कि हाँ और कहीं ग्राहक नहीं जाएगा, उसी के दुकान पर आएगा। अब आते हैं सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स, ठीक है। क्या सर्विसेज रिटेलर्स क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को ये कौन कौन से सर्विसेज देते हैं। सबसे पहले देते हैं अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। होलसेलर्स को कौन सी अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये, कि अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है। उसके बाद ए बिग रिलीफ, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लॉस, ठीक है। ये इनका क्या होता है, मैन्युफैक्चरर या होलसेलर की तरफ सर्विस होता है। मतलब कि एक बिग रिलीफ क्यों कहते हैं, अगर कंज्यूमर सामान खरीदेगा ही नहीं तो मैन्युफैक्चरर बना के क्या करेगा, ठीक है। तो ये हेल्प करते हैं उस सामान को बेचने में, ठीक है, जो भी इनका स्किल है जिस तरह भी उस सामान को ये बेच पाए। ऑफर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी देते हैं कंपनी को कि भाई अपना सामान वो मार्केट में बेच सके, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले आ सके। प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है रिलेटेड टू द मार्केट, ठीक है, कि क्या किस तरह का मार्केट चल रहा और कैसा मार्केट इस समय है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस, ठीक है, क्योंकि भाई अगर रिटेलर कोई बैठा हुआ है तो वो चाहेगा ही कि जो भी उसके दुकान पे सामान है वो जल्द से जल्द बिक जाए ताकि उसको क्या हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। बिजनेस का यही तो टर्म है कि प्रॉफिट ज़्यादा हो और कम से कम लॉस हो, तभी तो बिजनेस चल पाएगा। तो क्या करते हैं ये रिस्क को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। टू द कंज्यूमर्स, अब कंज्यूमर्स की तरफ इनका क्या सर्विस है, पहला है लार्जेस्ट चॉइस, हर तरह का प्रोडक्ट रखने से क्या होता है, मान लीजिए किसी को किसान का टमाटो केचप चाहिए, ठीक है, किसी को अन्य किसी कंपनी का जैसे किसान का हो गया और भी कई होते हैं ना, बहरहाल जो भी हो अदर प्रोडक्ट्स भी आते हैं, ठीक है, मुझे इतना याद नहीं है। तो जो भी अदर प्रोडक्ट्स आते हैं किसी भी सामान के, हम हमारे पास क्या रहता है, खुद का डिसीजन रहता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। शॉपिंग मॉल में अगर हम लोग जाते हैं या कोई भी पर्सन जाता है तो उसके पास क्या रहता है, चॉइस रहता है कि अगर ये नहीं तो ये सामान सही, जो उसके बजट में आ जाए, ठीक है, या फिर जो उसके टेस्ट के हिसाब से या फिर जो उसके हिसाब से चीज़ें रहें वो ही वो खरीद सकता है। तो क्या हो सकता है, लार्जेस्ट चॉइस देता है जो रिटेलर है वो कस्टमर को। रिलीफ फ्रॉम स्टोरेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टोर उसे नहीं करना पड़ता है, स्टोरेज तो करना पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बोरी बोरी माल ले आके उसके यहाँ रखा हुआ है और नहीं बिक पा रहा है, ठीक है। तो स्टोरेज से रिलीफ करता है। एक्स्ट्रा सर्विस, ठीक है, मतलब कि अब कस्टमर आया किसी की दुकान पे तो वो क्या करेगा, वो उसको कन्विंस करने में लगेगा कि हाँ आप ये प्रोडक्ट ले जाइए और ये प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको कन्विंस करेगा, इसी को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सर्विस। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर को वो पूरी तरह से प्रोवाइड कराएगा। अगर कोई दवा की दुकान पे आप जाते हैं तो अगर आप उससे ये कहते हैं कि हाँ भैया ये दवा किस काम में आएगा, तो वो आपको बताएगा कि हाँ भैया ये दवा का ये काम है, इससे ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो दुकानदार आपको परफेक्ट तरीके से देगा,
ठीक है, क्योंकि वो दुकान उसके सामान में है और वो उस सामान के बारे में, ठीक है, पूरी तरह जान रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं एजेंट मिडिलमैन। एजेंट मिडिलमैन are those channel components who help in the transfer of goods from the hands of ultimate users without acquiring the ownership of these goods. They operate for a commission. ठीक है, एजेंट मिडिलमैन क्या होते हैं कि जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, ठीक है, जो कि अल्टीमेट यूजर विदाउट एक्वायरिंग द ओनरशिप ऑफ दीज गुड्स। ठीक है, उसका ओनरशिप लेके नहीं, मतलब कि रिटेलर्स क्या होता है, एक तरह से ओनर हो गया ना, किसी भी सामान का ओनर हो गया, एक होलसेलर जो हो गया वो ओनर हो गया, लेकिन एजेंट मिडिल मैन क्या हो गया, एक तरह से दलाल कह सकते हैं। ठीक है, दलाल का काम क्या होता है कि कमीशन पे काम करना, उस पर अपना जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचाता है उस पर अपना कमीशन रखता है। मान लीजिए कोई दवा का दुकान खोल रहा है, तो अगर अब वो मेन मार्केट से, जो थोक का मार्केट है, वहां से सामान ले आने में सक्षम नहीं है, वो क्या करेगा, किसी के थ्रू जो मिडिल मैन रहेगा, ठीक है, जो ब्रोकर रहेगा, उससे कहेगा कि हाँ भैया आप मुझे वहां से सामान ले आके दे दीजिए। अब ब्रोकर क्या करेगा, अगर वहां से उसे वो सामान 20% की छूट पे मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, जो रिटेलर है उसको 18% या 17% या जो भी उसके नॉर्म्स होंगे उस हिसाब से उसे वो डिस्काउंट देगा। ठीक है, और अपने लिए 3% बचाएगा। क्यों? क्योंकि वही उसका एक तरह से कमीशन है। ठीक है, तो मिडिल मैन क्या होते हैं, एजेंट मिडिल मैन आर दोज चैनल कंपोनेंट हु हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अल्टीमेट यूजर्स विदाउट एक्वायरिंग द ओनरशिप ऑफ दोज गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ मिडिल एजेंट्स। कितने टाइप्स के मिडिल एजेंट्स होते हैं। पहला होता है कमीशन एजेंट्स, दूसरा होता है ब्रोकर, ठीक है, तीसरा होता है फैक्टर्स, चौथा होता है ऑक्शनर्स, पांचवा होता है सेलिंग एजेंट्स और छठा होता है क्लियरिंग एजेंट। ठीक है, जब वो जो सामान है वो ज़्यादा, उसको वो किसके द्वारा किया गया, क्लियरिंग एजेंट के द्वारा। सेलिंग एजेंट क्या हो गया, सेल्समैन टाइप के हो गया। ठीक है, ऑक्शनर्स क्या होते हैं, जो मोस्टली आपने देखा होगा कि पेंटिंग उंटिंग की बोली लगवाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, ऑक्शनर्स कहते हैं। ठीक है, ब्रोकर्स भी आप जान रहे हैं, फैक्टर्स भी जान रहे हैं, कमीशन एजेंट्स मतलब जो हर सामान को बेचवाने पे कमीशन लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मिडिलमैन। ठीक है, मिडिलमैन आर द furnishers of valuable information to the producers about consumer behavior, the changes in taste and fashion। ठीक है, वो क्या होता है, जो मिडिलमैन होता है उससे जो कस्टमर का बिहेवियर है किसी भी प्रोडक्ट के प्रति वो पूरी तरह से पता होता है। ठीक है, मतलब कि उसे ये बिल्कुल पता होता है कि हाँ इस समय कस्टमर क्या चाह रहा है, उसका क्या टेस्ट है। ठीक है, या फिर किस तरह के कपड़े, किस तरह का फैशन वो एक्वायर कर रहा है इस समय। ठीक है, उसे A to Z सारी डिटेल्स मालूम होती है, जिससे क्या होता है, कंपनियों को एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाता है। नेक्स्ट है मिडिल मैन अलाउ द मैन्युफैक्चरर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन ओनली एंड रिलीव देम फ्रॉम द बॉदरेशन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, जो मिडिल मैन होता है वो उसे क्या मतलब कि मैन्युफैक्चरर जो होता है उससे प्रोडक्शन से खाली मतलब रहता है, उसे बस ये मतलब मालूम रहता है कि हमें इतना प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर देना है और हमारा इतना प्रोडक्ट बिक भी जाएगा। लेकिन उसे इस चीज़ से मतलब नहीं होता है कि मार्केटिंग उसकी किस तरह से होगी। ठीक है, उस मार्केटिंग का पूरा जिम्मा क्या कौन उठाता है, मिडिल मैन उठाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मिडिल मैन रेंडर इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल हेल्प टू मैन्युफैक्चरर्स। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है रिगार्डिंग द फाइनेंस और मार्केटिंग वो कौन प्रोवाइड कराता है, मिडिल मैन ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, दे मेक अवेलेबल द गुड्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड्स, फैशन, टेस्ट एंड एटसेट्रा, अभी जैसे मैंने बताया था। नेक्स्ट, मिडिल मैन आर द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, दोनों प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में ये एक तरह का लिंक होता है। फैक्टर्स गवर्निंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के चॉइस में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, प्रोडक्ट
फैक्टर्स, ठीक है। दूसरा क्या आता है, मार्केट फैक्टर। तीसरा क्या आता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। चौथा आता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर और पांचवा आता है यूनिट फैक्टर, ठीक है। आइए एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। अब प्रोडक्ट फैक्टर क्या होता है, ये क्या बताता है कि प्रोडक्ट का नेचर किस तरह का है, ठीक है। किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है और किस तरह का लोग पसंद कर रहे हैं। दूसरा टेक्निकल नेचर, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्ट किस टाइप का है, बहुत सिंपल है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ठीक है। तो लोग उसको इजीली यूज कर सकते हैं या फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें। द लेंथ ऑफ प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। द मेन पोजीशन, मार्केट पोजीशन ऑफ मैन्युफैक्चरर, ये हो गए प्रोडक्ट फैक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं द मार्केट फैक्टर्स। मार्केट फैक्टर्स क्या कहता है, द एग्जिस्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर, किस तरह का मार्केट इस समय डेवलप हो रहा है। जैसे अभी कोरोना के समय में मोस्टली ज़्यादातर मास्क और सैनिटाइजर का मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, ठीक है। तो किस, अब ये क्या होगा, जो मिडिल मैन रहेंगे वो इन्फॉर्मेशन देंगे मैन्युफैक्चरर को कि हाँ इस समय ये मार्केट में चल रहा है और आप इसकी फैक्ट्री लगाइए तो हो सकता है मुनाफा आपको ज़्यादा हो। द नेचर ऑफ परचेज डिलिब्रेशन, ठीक है। अवेलेबिलिटी चैनल, सामान कितना अवेलेबल, और कंपिटिटर्स चैनल, मतलब कि कौन कौन से उस प्रोडक्ट के कंपिटिटर्स इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं और उस वो जो मतलब कि सामान है वो कितना अवेलेबल है हर दुकानों पे, चाहे वो होलसेलर हो गया चाहे वो रिटेलर हो गया, ठीक है। वो सामान कितने रिस्पेक्ट में हर दुकान पे है, मतलब कि कितना अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं कि उसकी डिमांड है और मार्केट में उसका शॉर्टेज चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, द फाइनेंशियल एबिलिटी ऑफ चैनल मेंबर्स, ठीक है। जो चैनल मेंबर्स हैं उनकी फाइनेंशियल एबिलिटी पे भी ये डिपेंड करता है। अगर कोई होलसेलर, हो सकता है कोई छोटा होलसेलर हो सकता है कोई बड़ा होलसेलर हो। बड़ा होलसेलर रहेगा तो क्या करेगा, वो कई ट्रकों में माल मंगाएगा, और अगर छोटा होलसेलर रहेगा तो वो क्या करेगा, छोटे टेम्पू में माल मंगाएगा। तो उनके फाइनेंशियल एबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। द प्रोमोशनल एबिलिटी ऑफ चैनल मेंबर्स, और कितना वो अपने सामान को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी प्रोमोशनल एबिलिटी किस तरह की है ये भी डिपेंड करता है। द पोस्ट सेल सर्विस एबिलिटी, ठीक है, किस तरह की उनकी सर्विस है सेल के बाद, मतलब कि एक बार अगर सामान आपने बेच दिया तो उसके बाद सर्विस भी तो देनी रहती है। मान लीजिए किसी ने कोई घड़ी खरीदा, आपने घड़ी पे 1 साल की वारंटी दी, ठीक है, और अगर वो 6 महीने बाद ही लेके आ जाता है कि हाँ भैया इसमें कुछ दिक्कत आ गई है, तो आप क्या करोगे, आप वो सामान अगर वारंटी के अंदर उसको तुरंत क्या करोगे, या तो रिप्लेस करोगे या तो उसे फिर से बना के दोगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सर्विस उसको दे रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं यूनिट फैक्टर्स पे। यूनिट फैक्टर्स क्या है, द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, किस तरह की कंपनी की इस समय फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। इस पे भी जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं ज़्यादा दे पाएगी, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ मार्केट कंट्रोल डिजायर, ठीक है। द कंपनी रेपुटेशन, कंपनी के रेपुटेशन पे भी वो डिपेंड करता है। द कंपनी मार्केटिंग पॉलिसीज, ठीक है, किस तरह की कंपनी की मार्केटिंग पॉलिसी है, ये भी फैक्टर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स गवर्निंग द चॉइस ऑफ इंटरमीडियरी, ठीक है, किस तरह का इंटरमीडियरी हम चूज कर रहे हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। जैसे पहला हो गया इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में मतलब क्या, जैसे भाई वही बताया अभी कि हो सकता है कोई पूंजीपति हो सकता है कोई छोटा दुकानदार हो, हमारी बात समझ में। तो उस हिसाब से क्या होता है कि डिपेंड करता है कि वो सामान मार्केट में कितना बिक पाएगा। द लीगल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है,
किस तरह के लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं उन प्रोडक्ट्स पे। फिस्कल पॉलिसीज, नेक्स्ट है द फाइनेंशियल पोजीशन, और पांचवा है द फैसिलिटीज अवेलेबल। ठीक है, किस तरह की फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी, किस तरह की फैसिलिटी है, किस तरह की फैसिलिटी वो अवेलेबल करा रहा है जो दुकानदार है, क्या लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, उन पर जैसे कि लीगल रेस्ट्रिक्शंस, कोई दवा का दुकान अगर खोलने जा रहा है तो उस पर लीगल रेस्ट्रिक्शंस तो रहेंगे कि मतलब कि उसे लाइसेंस, उसके पास पूरी तरह से लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, जो भी वो प्रोडक्ट रख रहा है, अगर नारकोटिक्स वो रख रहा है तो नारकोटिक्स का भी उसके पास लाइसेंस होना चाहिए अलग से। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एक तरह से लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो उसको वो सामान, वो प्रोडक्ट रखने से रोकती हैं या फिर उसे अलाउ करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक और एलिमेंट्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें पहला क्या है, रूट और पाथवे। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ रूट और पाथवे थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू कंज्यूमर्स। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब दूसरी बात करते हैं फ्लो के बारे में। द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज स्मूथ एंड सिक्वेंशियल एंड यूजुअली यूनिडायरेक्शनल। मतलब ये एक तरफ चलता है, जो भी इसका फ्लो रहेगा गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कराने का जो लय है वो एक तरफ चलता है, यूनिडायरेक्शनल रहता है। ठीक है, और सिक्वेंशियल और स्मूथ तरीके से चलता रहता है। कंपोजिशन की बात करते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ इंटरमीडिएरीज सच एज होलसेलर, रिटेलर्स, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, आल्सो कॉल्ड मिडिलमैन हु पार्टिसिपेट इन द फ्लो वॉलंटरी। ठीक है, अपनी मर्जी से जो ये लोग, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो क्या रहता है, पूरा कंपोजिशन रहता है इन लोगों का, कई लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट है functions. The intermediaries perform such functions which facilitate transfer of ownership, title and possession of goods and services from manufacturer to consumers. ठीक, मतलब कि क्या है कि जो ओनरशिप टाइटल है वो क्या होता है, पहले मैन्युफैक्चरर का होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, कंज्यूमर्स का हो जाता है, क्योंकि वो कंज्यूमर पैसा देके उस सामान को खरीद लेता है। रिम्यूनरेशन, द इंटरमीडिएरीज आर पेड इन द फॉर्म ऑफ कमीशन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। ठीक है, द सेम इज compensated by the manufacturer in the form of commission allowed by the manufacturer or added in the price of the goods sold। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट है वो उसमें अपना सामान को बेचने का कमीशन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन। Channels of distribution are very helpful in determining the price of products because they are in direct touch with consumers। ठीक है, जो चैनल, मतलब कहने का है कि जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सन हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली लिंक होते हैं, डायरेक्टली टच में होते हैं जो कंज्यूमर्स हैं उनसे। तो उन्हें पता होता है कि कंज्यूमर को किस तरह का कौन सा सामान, किस क्वालिटी का सामान कितने प्राइस में चाहिए। हो सकता है कि जैसे कि हमारे भारत की होता है कि यहाँ पे मिडिल फैमिलीज या पॉवर्टी थोड़ा ज़्यादा है, तो उस वजह से क्या हो सकता है कि हर किसी को कम दाम में अच्छी चीज़ चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ की कंपनीज प्रोडक्ट भी बनाते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा रहे, ठीक है, लोगों के हिसाब से रहे, लोगों के मेंटालिटी के हिसाब से रहे, और पैसा भी उनका कम से कम में हो जाए। ठीक है, तभी वो सामान बिक पाएगा, नहीं तो नहीं बिक पाएगा। दे कैन एस्टिमेट पेइंग कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर फॉर प्रोडक्ट। Therefore, the manufacturer must invite the suggestion of middleman while determining the price of his product। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, मिडिलमैन से सजेशन लेता है कि कितना प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का रखा जाए
ठीक है, ताकि उसके कंपटीटर जो हैं वो आगे ना बढ़ सके और उसका सामान जो वो कंपनी है उसका सामान मार्केट में आ सके, स्टेबल हो सके। अब बात करते हैं दूसरा, टू मैनेज द फाइनेंस। ठीक है, ऑल द मैन्युफैक्चरर्स हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं उनकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती है वो लिमिटेड होती है। मिडिलमैन हेल्प मैन्युफैक्चरर्स इन मेकिंग एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर मिडिलमैन होता है वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर्स को अलाउ करता है, ठीक है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज रख सके, उन्हें अवेलेबल करा सके। दे मेक परचेज द गुड्स प्रोडक्ट बाय मैन्युफैक्चरर्स एंड मेक द पेमेंट फॉर दैट। दिस वे दे हेल्प इन सॉल्विंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। अगर कोई कंपनी खोल के बैठा है, अगर उसके पास पैसे नहीं आते हैं, उसका सामान नहीं बिकता है, तो वो कंपनी बंद क्यों जाएगी। ठीक है, तो उस बंदी से बचाने में ये जो मिडिलमैन है वो क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, टू मेक द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इजी। It is not possible for a producer, particularly a producer of consumer goods, to be in direct touch with all the consumers। ठीक है, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो कंज्यूमर से डायरेक्टली टच में रह सके। Therefore, it is not very practical for a producer to distribute his goods to his consumers directly। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि वो डायरेक्टली जो है कंज्यूमर्स को वो सामान पहुंचा सके। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प प्रोड्यूसर इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं, इसी रिस्पेक्ट में काम करते हैं कि उन तक वो सामान, कंज्यूमर तक वो सामान पहुंच सके। दे डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स प्रोडक्ट बाय प्रोड्यूसर्स एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस टू द राइट कंज्यूमर्स। नेक्स्ट आते हैं प्रोमोशनल एक्टिविटीज पे। Channels of distribution help producers not only in distribution of goods and services but also in promoting the sale of these products। ठीक है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में ही हेल्प नहीं करते बल्कि जो सेल है उस सामान की, ठीक है, उसको भी ये प्रमोट करते हैं, उसको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। होलसेलर एडवर्टाइज फॉर द गुड्स by them and retailers help in increasing the sales by adopting the measures of sales promotion। ठीक है, जो होलसेलर होता है वो क्या करता है, वो एडवर्टाइजमेंट करता है गुड से रिलेटेड जो भी चीज़ रहती है। मान लीजिए कि कभी कभार जब आप सामान, जब होलसेलर के यहाँ क्या होता है, रिटेलर सामान ले जाते हैं तो डील आई हुई रहती है। जैसे कि अगर आप 50 एक गत्ता कोई सामान लेते हैं कोई दूसरा, तो उसके साथ जो भी वो पीसेज में अगर आ रहा तो उसके साथ जो, मान लीजिए कि कोई भी राशन की दुकान पे जा रहा है, या राशन छोड़िए कोई भी मेडिकल के होलसेलर के पास जा रहा है, वो कह रहा है कि आप 5 दवा का पत्ता लेने पे एक दवा का या 2 दवा का पत्ता उसके साथ मुफ्त है। ठीक है, तो एक तरह से होलसेलर क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि हाँ ये इतना लेने पे दो जो वो है, तो रिटेलर को भी क्या लगेगा कि हाँ नहीं, इसको खरीदने से हमें कुछ फायदा होगा, हमारा 2 पत्ता बढ़ गया। ठीक है, और रिटेलर क्या करता है, रिटेलर्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल्स बाय अडॉप्टिंग द मेजर्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। Retailers display the goods in their showrooms so that more and more consumers may be attracted। ठीक है, वो क्या करता है, एक तरह से डिस्प्ले करता है गुड्स को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो सके। Help in communication, it is the time of change, habits, taste, nature and attitudes of consumers keep on changing frequently। पहले क्या होता था, पहले अगर कस्टमर को डालडा चाहिए घी में तो उसे डालडा ही चाहिए और किसी भी ब्रांड की तरफ वो नहीं जाता था। लेकिन इस समय क्या है, अगर वो मार्केट में जाता है तो उसके पास तमाम चॉइसेस मौजूद रहेंगे। ठीक है, वो फॉर्चून भी ले सकता है, वो अदर कोई घी प्रोडक्ट भी ले सकता है, या हो सकता है वो डालडा भी ले सकता है। तो इस तरह से उसके हैबिट्स, उसके टेस्ट में, ठीक है, उसके नेचर में चेंज आ गया। उस हिसाब से कंपनी को भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं करती है तो वो बंद हो जाएगी। नोकिया में एक ऐसा क्या हुआ कि नोकिया बंद हो गई, बाकी सारे जो कंपनीज थे वो उस समय अडॉप्ट कर रहे थे एंड्रॉयड को, लेकिन नोकिया ने ऐसा नहीं किया और नोकिया अपने ही प्लेटफॉर्म पे उस समय चले जा रहा था।
जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो कंपनी लोगों के हिसाब से, लोगों के टेस्ट के हिसाब से अपने आप अडॉप्ट नहीं कर पाया और कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई। ठीक है, तो इसलिए कस्टमर की नीड को भी जानना जरूरी है। In the light of these changes, it becomes imperative for every producer to make necessary changes in his product. Channel of distribution help producers in communicating the changes in product to the consumers and in communicating the changes in habit, taste, likings and preferences of consumers to the manufacturers. Thus, channel of distribution play an important role in communicating the needs of consumers to the manufacturers and policies of manufacturers to the consumers. It increases the sales of manufacturers. ठीक है, अगर वो चेंज करते हैं मैन्युफैक्चरर तो उनके जो सेल रहेगी उनमें बढ़ोतरी होगा। 6 है मैचिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई मैंने शुरू में ही बताया था डिमांड और सप्लाई के बारे में। डिमांड क्या होता है? डिमांड वो होता है जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाता है, और जब प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन सप्लाई के कंडीशन में क्या मैंने बताया था, जब प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है, और जब प्राइस इंक्रीज होती है सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मिडलमैन इज टू कलेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मेनी प्रोड्यूसर्स सो दैट कंज्यूमर्स में सेलेक्ट फ्रॉम अमंग द लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ Ro Alderson, the goal of marketing is the matching of segments of demand and supply. जो भी मैन्युफैक्चर होता है उससे क्या करना रहता है, मार्केट के हिसाब से खुद को मैच कराना रहता है। जो डिमांड चल रहा है उसके हिसाब से उसकी प्राइस डिटरमाइन करना। ठीक है, या फिर जो जिस तरह की उस सामान की सप्लाई है उसे निर्धारित करना। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है मैच करानी पड़ती है, और अगर यही सब चीज़ें वो नहीं रखेगा तो क्या होगा, वो कंपनी धाराशाही हो जाएगी। Thus the middleman play the game of matching demand supply of goods and services in the market. और कौन कौन से इसके फंक्शंस हैं? अदर फंक्शंस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी स्टेबलाइज द प्राइसेस। ठीक है, प्राइस को मैंने बताया इलास्टिसिटी इन डिमांड कि कितना प्राइस रखा जाए, कितना प्राइस खींच के कम किया जाए या कम या ज़्यादा किया जाए जिससे उसकी प्राइस, जिससे उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाए मार्केट में सामान की। टू डिमांड इन फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, sorry, to help in forecasting the demand of for a product, to help in marketing research। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च में भी वो हेल्प करते हैं, क्योंकि भाई दुकानों पे जाके पता करना कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लोगों के टेस्ट के बारे में पता करना, ये कौन करेगा? यही लोग करेंगे। ठीक है, टू हेल्प इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज में भी हेल्प करते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द choice of distribution channels. There are a number of factors, both objective and subjective, varying from company to company, which govern choice of or selection of channel of distribution. But there are some which stands out and influence channel of distribution choice in all cases. ठीक है, they may be described as under factors relating to product characteristic, factors related to company characteristic, factors related to market, factors related to marketing consideration, factors related to environmental characteristics. अब दूसरा पहला क्या है? फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक। Product characteristics are as follows: industrial product, purchasability, unit value, style, obsolescence, weight and technicality, standardized products, purchase frequency, newness and market acceptance, seasonality, product breadth. Industrial or consumer product. When the product being manufactured and sold in industrial in nature, direct channel of distribution is useful because of the relatively small number of customers, need for personal attention, salesman, technical qualification, and other sales servicing customers. However, in case of consumer product, indirect channel of distribution such as wholesaler, retailers is the most suitable. ठीक है, Perishability. Perishable goods such as vegetable, milk, butter, bakery products, fruits, seafoods, etc. require direct selling as they must reach the consumers as easily as possible after production because of the dangers associated with delays and routine handling. ऐसा क्यों? क्योंकि आखिरकार जो वेजिटेबल्स हैं या फिर जो दूध के आइटम्स हैं या फिर बेकरी के जो भी आइटम्स हैं, फ्रूट से
रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं वो खराब होने लगते हैं कुछ समय के बाद, ठीक है। अगर इन्हें क्या होगा, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो ये 1 से या 2 दिनों में खराब हो सकते हैं। इसलिए इन कंडीशंस में क्या होता है, जो वन चैनल होता है उसके थ्रू हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं, ठीक है, वन लेवल चैनल के थ्रू। नेक्स्ट है unit value. When the unit value of the product is high, it is usually economical to close direct channel of distribution, such as companies whom sales goes to the middleman. On the contrary, if the unit value is low and the amount involved in each transaction is generally small, it is desirable to indirect channel of distribution. Style opulency. When there is high degree of style opulency in product like fashionable garments, it is desirable to sell product to retailers who specialize in fashion गुड्स, ठीक है, क्योंकि भाई फैशन जल्दी से जल्दी चेंज होता रहता है। वेट एंड टेक्निकलिटी, व्हेन द प्रोडक्ट्स आर बल्की, लार्ज इन साइज एंड टेक्निकलिटी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज यूजफुल टू चूज डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो बल्की हो, ऐसे सामान जो बल्की हो और जिनका साइज बहुत बड़ा और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड हो, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट चैनल के थ्रू पहुंचते हैं कंज्यूमर्स तक, ठीक है। छठा है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, व्हेन द प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, each unit is similar in shape, size, weight, color and quality, etc. It is useful to choose indirect channel of distribution. On the contrary, if the product is not standardized and is product on order, it is desirable to have direct channel of distribution. Next है purchase frequency. Products that are frequently purchased need direct channel of distribution so as to reduce the cost and burden of distribution of such products. जो फ्रिक्वेंटली बिक रहा हूँ, ठीक है, जैसे जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड हो मार्केट में, जैसे पार्ले जी है, पार्ले जी क्या है कि तुरंत तुरंत झटझट बिक जाता है मार्केट में, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, तेज़ है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, जो डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फॉलो करना चाहिए ताकि उसका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए और जो डिस्ट्रीब्यूशन का बर्डन है वो कम हो सके। न्यूनेस एंड मार्केट एक्सेप्टेंस, फॉर न्यू प्रोडक्ट्स with high degree of market acceptance, usually there is need for an aggressive selling effort. Hence, indirect channels may be used by appointing wholesaler and retailers as sole agents. जो न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेलिंग एफर्ट लगाना पड़ता है, तो उनके लिए इनडायरेक्ट चैनल्स हमें चाहिए, जैसे होलसेलर और रिटेलर्स, ठीक है। दिस में इंश्योर चैनल लॉयल्टी एंड एग्रेसिव सेलिंग बाय इंटरमीडिएट्स, ठीक है। Seasonality, when the product is subject to seasonal variations such as woolen textiles in India, it is desirable to appoint sole selling agents who undertake the sale of production by booking orders from retailers and direct means to dispatch goods as soon as they are ready for sale as per the order, ठीक है। सीजन के हिसाब से भी क्या होता है, प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ठीक है। जैसे वुलन टेक्सटाइल की ही बात करेंगे ना, तो क्या होगा, तो ऊन किस में बिकेगा, आखिरकार जाड़े में ही तो बिकेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से सीजनल के हिसाब से भी हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह का हमें वो रखना, चैनल रखना है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ब्रेथ, when the company is manufacturing a large number of product items, it has greater ability to deal directly with customer because the breadth of the product line enhances its ability to clinch the sale. Hence, direct channel is the best choice, such as Delhi cloth mills, Bombay dyeing, Mafatal group of cotton mills, Calico mills, Bata shoe company, etc. They have got wide product range and thus sell their products direct through their own multiple shops or profiled retail, ठीक है। चलिए बस आज के लिए हम लोग यहीं तक की बात करते हैं, ठीक है। मोस्टली आपका जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो अभी तक जैसा हमने पढ़ा पूरा, ये जो चैप्टर था, सबसे पहले हमने पढ़ा बिजनेस के बारे में, ठीक है। बिजनेस के बाद हमने फिर पढ़ा उसमें कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स में कॉमर्स और इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो इंडस्ट्री में भी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स, मतलब कि कितने तरह की कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था 4 तरह की होती हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा फार्मा इंडस्ट्री के बारे में कि फार्मा इंडस्ट्री क्या होती है, ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस,
पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, इनके बारे में भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है, जो कि मोस्टली क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या क्या थे, ये डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सब किस में आते हैं, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। टाइप्स भी हमने पढ़ा था, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में हमने क्या पढ़ा, थ्योरी ऑफ डिमांड में भी हमने पढ़ा था, मैंने अभी बताया भी आपको। फिर लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में भी हमने पढ़ा, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ा, चेंजेस इन डिमांड के बारे में पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताया था कि कितने टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के बारे में, ठीक है, मैनेजमेंट ग्रुप के बारे में, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, किस तरह से ये स्टाफिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है, जो भी इनके एलिमेंट्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट, ऑपरेटिव मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग, रिसर्च, मेजरिंग एंड फोरकास्टिंग मार्केट डिमांड। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट हम के बारे में पढ़ने के बाद फिर हमने क्या पढ़ा, मार्केटिंग रिसर्च के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसके इम्पोर्टेंस हमने पढ़े। उसके बाद फिर हमने पढ़ा अबाउट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कि आज समाप्त हो गया। तो यहाँ तक था। उसके बाद हमने फिर पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है, लाइबल, क्या कहते हैं हम, स्टॉक स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग वाले में भी मैंने बताया था। तो ये सब चीज़ें, ठीक है, आज के उसके हिसाब से चैप्टर खत्म हो चुका है। ओके, थैंक यू।